हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स। यस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। तो बेटा ध्यान से आपने इस वीडियो को समझना है। कॉपी पेन आपके पास रहेगा। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जो भी मैं जहाँ भी आपको स्टार लगाने के लिए बोलूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स, है ना। हेलोएरीन्स की हम बाद में बात करेंगे, पहले हेलोएल्केन्स देख लेते हैं। तो जो हेलोएल्केन्स या फिर एल्काइल हैलाइड होते हैं, वो कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन शो करता है। देखिए, वो एक तो दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक दिखाते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक होता है रिडक्शन हो जाता है मेटल की हेल्प से। राइट, ये तीन तरह की रिएक्शन कोई एल्काइल हैलाइड शो करता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फ्री रेडिकल क्या करता है, इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है कि भाई जो ये आपको दिखाई दे रहा है सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन्स बन जाती हैं इन केस ऑफ हेलोएल्केन्स। राइट, और मेटल के साथ रिएक्शन है, नेम रिएक्शन भी पढ़ेंगे आप, जैसे यहाँ पर वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे आप, है ना। तो वो सब क्या है, रिएक्शन विद मेटल में आएंगी वो रिएक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जीओसी में पढ़ चुके हो, वहां पर आपको पता है कि तीन तरह का सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमें एरोमेटिक कंपाउंड में देखने को मिलता है। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। और एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वो भी हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स में, है ना। जब हमने हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड, जब एल्केन से हमने एल्काइल हैलाइड बनाया था, तो वहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था। राइट, तो आज हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन में कौन सी सब्स्टिट्यूशन की? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब भी बात आए, जब भी आपके दिमाग में आए, तो आपको याद रखना है कि ये जो चैप्टर है हेलोएल्केन्स, जो इसमें एल्काइल हैलाइड होते हैं, वो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेजरली शो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड। स्टार लगा के इस बात को नोट करेंगे। ठीक है, नोट करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ देखने को मिलती है? एल्काइल हैलाइड में देखने को मिलती है। अभी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैकेनिज्म के बेस पे दो तरह की होती है, एक SN1 और एक SN2। राइट, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है। देखिए, कोई एल्काइल हैलाइड है, राइट, एल्काइल हैलाइड है ये, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस X को हटा देगा, इस हेलोजन को हटा देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना, खुद आ जाएगा उसकी जगह, और ये एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा, और हेलोजन का जो आयन है, हेलोजन है, वो बाहर निकल जाएगी एज अ लिविंग ग्रुप। इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। ये एक मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई, और किसकी हेल्प से हो रही है? न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो मैम ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, पहले हमें ये चीज तो क्लियर हो। बिल्कुल, नोट करेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। भाई समझ में आ रहा है ना ये चीज आपको? न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस का मतलब हो गया पॉजिटिव, है ना। और फाइल का क्या मतलब होता है? फाइल कहीं भी लगा हो, इलेक्ट्रो के आगे फाइल लगा दिया, न्यूक्लियस के आगे फाइल लगा दिया, हाइड्रोफिलिक हो गए, फिलिक जहां भी लग रहा है उसका मतलब होता है लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज लविंग होंगे, है ना, तो ये खुद कैसे होंगे बेटा? ये खुद नेगेटिव वाले होंगे, या इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो ये आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो चार्ज स्पीसीज भी हो सकती हैं, वो चार्ज स्पीसीज भी हो सकती हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। चार्ज स्पीसीज कौन सी होंगी बेटा? जो जिनके ऊपर क्या होगा, जिनके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, तब तो ना पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, तभी तो पॉजिटिव से प्यार दिखाएंगी ना। भाई पॉजिटिव से प्यार कौन दिखाएगा? आपको पता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स नेगेटिव वाला। तो जैसे OH नेगेटिव, इसको ऐसे लिखते हैं, CH3O नेगेटिव,
ठीक है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं, न्यूक्लियस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कौन कौन हो सकता है, H2O हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है दे ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, जैसे कि मैंने लिखा एल्काइन, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं, जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। बेंजीन ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का रिंग प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड प्रेजेंट है, तो ये किधर जाएगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह अट्रैक्ट होगा एंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये समझ में आ गया, न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। फटाफट आप कमेंट में लिखा करो बेटा, कमेंट आप जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या नहीं। और हाँ, आप ये मत सोचिए कि ये तो एक रिकॉर्डेड वीडियो है, इसके कमेंट पे लिखने से क्या फ़ायदा। बेटा रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर है, लेकिन इसके कमेंट चेक किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, है ना, हम देखते हैं कि आपकी तरफ से तो कोई क्वेरी नहीं आई हुई, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। यस, ये बात की हमने न्यूक्लियोफाइल की। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल में ना एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँ, स्टार लगा के लिखो, एक टाइप होती है न्यूक्लियोफाइल की, जिसे कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, इनको भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल पास दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती हैं, इनके पास क्या होती है, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती हैं। तो नोट करें, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स विच हैव टू न्यूक्लियोफिलिक साइट, और दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होने के बाद भी एक टाइम में एक ही साइड से जुड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कोई कंपाउंड है यहाँ पे, मान लो, है ना, ये CN है, इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी जुड़ रहा है, नहीं, इसका केवल एक एटम ही एक बार में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। बात समझ रहे हो आप मेरी, ये बात समझ में आई आपको। न्यूक्लियोफाइल साइट क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना, उनको ही तो हम न्यूक्लियोफाइल। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेंगे, जिसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो पॉजिटिव कौन होगा, जो बेचारा बिना इलेक्ट्रॉन वाला है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती हैं, लेकिन एक बार में एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। इसके एग्जाम्पल नोट करेंगे, इसके एग्जाम्पल नोट करो। CN इसका एग्जाम्पल है ना। देखो जो CN है और ये NC की तरह भी बिहेव करता है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसको हम साइनो कहते हैं या साइनाइड ग्रुप कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं, जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल है, दीज आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये जो ग्रुप है CN और NC का, दैट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। SCN, ठीक है, जो SCN है ना, थायोसाइनाइड, ये क्या होता है, ये भी आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसका जो पेयर है वो है NCS। अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, दिस एटम एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम कहते हैं थायोसाइनाइड। और अगर नाइट्रोजन कर रहा है तो हम इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, इसी तरह NO2, अगर ऑक्सीजन कर रहा है, अगर ऑक्सीजन कर रहा है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। अगर ऑक्सीजन कर रहा है तो नाइट्राइटो, नाइट्रोजन कर रहा है तो नाइट्रो, इसको नाइट्रो ग्रुप कहेंगे। ठीक है, यहाँ लगा देती हूँ, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, नाइट्रो ग्रुप। और अगर ऑक्सीजन करेगा तो नाइट्राइटो, राइट। तो दीज आर इन पेयर, CN-NC पेयर में है, SCN और NCS पेयर में है, और नाइट्रो ग्रुप पेयर में है, नाइट्रो और नाइट्राइटो। तो दीज आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। इनकी भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, जब हम SN1 SN2 पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, क्या क्या समझ में आया कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस पे दो तरह की होती हैं, SN1 एंड SN2।
न्यूक्लियोफाइल आपको समझ में आ गया, और न्यूक्लियोफाइल में एक और कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे डिटेल में SN1 और SN2 को। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं हम पहली रिएक्शन SN1 रिएक्शन। SN1 पहले नाम क्या है इसका, ये तो पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन में कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो SN होना चाहिए। अब SN के ऊपर एक 1 भी लग गया है ना, तो बेटा ये है यूनिमोलिक्यूलर। 1 मतलब यूनिमोलिक्यूलर, अभी समझाऊंगी बाद में इसको। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या नाम है इसका, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस, आप कैसे भी पढ़ें, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मतलब आप राइट साइड भी चल सकते हैं, लेफ्ट साइड भी चल सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, हम इसकी बात कर रहे हैं। पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कोई एल्काइल हैलाइड है, पहले स्टेप में क्या होगा, 2 स्टेप रिएक्शन होती है ये, है ना। एल्काइल हैलाइड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पीपीएस का मतलब क्या है बेटा, पहले भी बता चुकी हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट जो आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, या फिर आप कह सकते हो कि वो सॉल्वेंट, कौन से सॉल्वेंट, जो जिनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, उनको हम क्या कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो ये एल्काइल हैलाइड है, हमको ये पता है एल्काइल हैलाइड का जो बॉन्ड होता है वो पोलर है। देखो बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कार्बन 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 कार्बन, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन Br, तो यहाँ पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड है, ये वाला जो एक पर्टिकुलर बॉन्ड है ये है पोलर, है ना। यहाँ पे प्यार जरा कम है, प्यार जरा कम है, तो जैसे ही पीपीएस आया इसके पास तो दरार बहुत जल्दी पड़ गई, है ना। पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस पर और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने पीपीएस की प्रेजेंस में फटाफट ये बॉन्ड तोड़ दिया, क्योंकि पीपीएस ने क्या कहा कि अगर तुम अकेले पड़ जाओगे तो हम तुमको स्टेबल कर देंगे, हम तुमको सहारा देंगे, हम तुमको कंधा देंगे। तो इसने फटाफट Br को छोड़ दिया, Br यहाँ से निकल गया एज अ लिविंग ग्रुप, और ये कार्बोकेटायन बन गया। ये क्या बन गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटायन बन गया। और इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये कह रहा है, ये जो बाहर से आया है ना घुसपैठिया, इसने जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका क्या काम है बेटा, इसका काम है, नोट करते रहो सारी चीजें, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी चीजें नोट करो। ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज दिस कार्बोकेटायन। कौन कौन, पीपीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम है, बनाने में हेल्प करता है ना, इसको बनाने में हेल्प करता है, पोलैरिटी कॉज करता है। सो कहता है कि फटाफट टूटो, फटाफट टूटो और मेरे साथ आकर जुड़ जाओ, मैं आपको स्टेबलाइज करूंगा। तो जो हाईली पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गया हमारे पास। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप एलिमिनेशन पढ़ेंगे आगे, या यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आपको कार्बोकेटायन आप बना रहे हो, कुछ रिएक्शंस को छोड़कर, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, नोट करेंगे, कुछ रिएक्शन को छोड़कर, वो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। आपने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ी होंगी, जैसे कि आपने एक रिएक्शन पढ़ी है, अल्कोहल में पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन, है ना, वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो कुछ रिएक्शन को छोड़कर अगर कार्बोकेटायन बन रहा है बेटा, तो आपको उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है, स्टेबिलिटी आपको उसकी चेक करनी है। अगर वो लग रहा है कि और स्टेबल हो सकता है तो आप वहां पर करेंगे रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करेंगे। और रीअरेंजमेंट में क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, या मिथाइल शिफ्ट होता है ना। अगर नहीं पता है, वैसे जीओसी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पता है तो मैं जब आपको कराऊंगी एलिमिनेशन वहां आपको डिटेल में कराऊंगी, यहाँ पे भी बताऊंगी किस क्वेश्चन जब कराऊंगी। रीअरेंजमेंट करेंगे। अब जो आपका स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, अब जो ये स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो जाएगा आपका सेकंड स्टेप में। ये बात समझ में आ गई आपको। स्टेप 1 में क्या हुआ, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। स्टेप 1 क्या कहलाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। किसकी प्रेजेंस में हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हुआ। और ये जो स्टेप होता है वो आरडीएस होता है। आरडीएस पहला स्टेप क्या है, आरडीएस, आरडीएस मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप।
रेट डिटरमिनिंग स्टेप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे आप, है ना। जब हम रिएक्शन का रेट निकाल रहे होते हैं तो हम उस रिएक्शन, जैसे रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है यहाँ पे, इस पूरी रिएक्शन का रेट कहाँ से निकालेंगे, उससे निकालेंगे, उस स्टेप से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो आराम से चल रहा होगा, है ना, उसी का तो रेट निकाल पाएंगे। तो इट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप या स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप भी है। तो फर्स्ट स्टेप जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, पीपीएस की प्रेजेंस में हो रहा है। सारे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है यहाँ पे बेटा, पॉइंट बना के सारे लिखो, है ना। बन गया कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन आपको दिखाई दे रहा है, जो कार्बोकेटाइन है वो कैसा होता है, प्लेनर होता है। कैसा होता है बेटा, प्लेनर होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर होता है। अब जब ये प्लेनर होता है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर इस पर जब अटैक करेगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आकर अटैक कर सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आकर अटैक कर सकता है। तो मैम क्या फर्क पड़ता है, फॉरवर्ड करा लो चाहे बैकवर्ड करा लो। बेटा बिल्कुल इस एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपका एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है ना, याद करो अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा। तो एनेंशियोमर्स बनेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। अगर किसी को भी डाउट है, किसी को एनेंशियोमर्स नहीं पता क्या होते हैं, रिटेंशन नहीं पता, कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, नेक्स्ट मैं आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें हम सारे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहां से आप ये सारी चीजें, अपने जितने भी डाउट है वहां से क्लियर कर पाओगे, है ना। चलो पहले अभी यहाँ पे सुन लो। तो जो ये कार्बोकेटाइन है कैसा है, प्लेनर है। न्यूक्लियोफाइल फॉरवर्ड से भी, इधर से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। ये फास्ट स्टेप होती है, तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है। क्लियर हो गई। दिस इज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन। लेकिन पॉइंट में आपको मैं कुछ चीजें जरूर लिखवाऊंगी, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें रहती हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं कि भाई इसको यूनिमोलिक्यूलर ही क्यों कहा। देखो इसको यूनिमोलिक्यूलर इसलिए कहा क्योंकि जो पहला स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। रेट तो पहले ही स्टेप से निकालेंगे और उस स्टेप में रिएक्शन की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ एक ही मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या है, एक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन का मैं रेट लिखूं तो रेट क्या होगा इस रिएक्शन का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में केवल एक ही मॉलिक्यूल है, दैट इज अल्काइल हैलाइड RX। न्यूक्लियोफाइल थोड़ी है यहाँ पे, केवल RX ही तो गया रिएक्शन में। न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में आया जो कि फर्स्ट था, उसकी तो हम रेट ही नहीं निकाल सकते। तो रेट इस रिएक्शन का क्या होगा, तो SN1 का अगर आपसे रेट पूछेगा तो आपने ये लिखना है। क्लियर हो गई ये बात। आपने रेट लिख दिया SN1 का और आपको क्या समझ में आ गया कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बेटा, क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ऑर्डर भी 1 है और जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मैंने भी यूनी बोला तो मॉलिक्यूलैरिटी भी इसकी क्या है बेटा, 1 है। ये पहला पॉइंट आप नोट करें, कैरेक्टरिस्टिक इसका नोट करें, ठीक है। जो रेट है रिएक्शन का वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ इस पर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, किसकी, अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर। क्लियर हो गया यहाँ पे, क्लियर हो गया। थर्ड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। काम क्या होता है इसका, टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बना, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की आपको क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है कार्बोकेटायन का, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ही कार्बोकेटायन बना रहा है, तो कौन सी रिएक्शन, कौन सी एल्काइल हैलाइड SN1 को शो करेंगी, जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगी, यानी कि जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होंगी। समझ गए, जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होंगी वो रिएक्शन को फास्ट करेंगी, वो फटाफट SN1 देंगी। उसके बाद सेकेंडरी और जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो इस रिएक्शन को जनरली शो नहीं करते हैं। यहां तक बताओ कोई डाउट है, समझ में आ रहा है, नोट कर रहे हो सब चीज, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता,
ठीक है, पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर हेल्प करते हैं रिएक्शन को बनने में। अब ये जो लीविंग ग्रुप है, जो ये ग्रुप निकल रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, लीविंग ग्रुप, जो छोड़कर जा रहा है। इसके बारे में अगर हम चीजें नोट करें तो एक और पॉइंट बना के लिखेंगे, जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यानी कि आई नेगेटिव ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है कंपैरेटिव टू बी आर नेगेटिव, कंपैरेटिव टू सी एल नेगेटिव, है ना। साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, लीव करके आसानी से जाएगा। अरे भाई उतना ही ज्यादा रिफ्ट होगा ना आपस में, दूरी उतनी, रिश्तों में जितनी दूरी उतना वो टूटना आसान, है ना। और रिश्तों में दूरी कैसे आती है, जब आपके बीच के दिलों की दूरी बढ़ जाती है। तो आई नेगेटिव बड़ा है साइज में, दूरी ज्यादा होगी, तो अच्छा लिविंग ग्रुप का काम करेगा। आई होप यहां तक आपने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब एक बिग बिग स्टार लगा लो, दो लगा लो स्टार इसके ऊपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और ब्रिज हेड हैलाइड जो होंगे, ब्रिज्ड हैलाइड, वो SN1 नहीं देंगे, ऐसे लिखेंगे, वो SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जब विनाइल हैलाइड टूटेगा विनाइल कटायन बनाएगा, दैट इज नॉट स्टेबल। एराइल कटायन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। टर्शरी ये यहां तक है, ठीक है। और जो ब्रिज्ड कार्बोकटायन होता है वो भी हाईली अनस्टेबल होता है। और हमने क्या बात करी कि जो कार्बोकटायन है उसकी तो स्टेबिलिटी चेक करनी, वो तो स्टेबल होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तीनों जो हैं वो SN1 रिएक्शन को शो नहीं करते, राइट। क्लियर हो गई यहां तक SN1। अच्छा, SN1 में मैंने आपको एक चीज, ये आपने नोट कर लिया, इसको मैं हटा देती हूँ जरा। सेकेंड स्टेप मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्या बताने लग रही हूँ, नोट करें इसको, 8th पॉइंट बनाकर नोट करें। अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, अगर आपका ऑप्टिकली एल्काइल हैलाइड है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। कैसे बनेगा मैम रेसिमिक मिक्सचर, अरे बेटा अभी बताया ना, जैसे ये एक कार्बोकटायन था हमारा, ये मेरा कैसा कार्बोकटायन है, देखो तीनों अलग अलग लगा दिए मैंने, इधर हाइड्रोजन लगा देते, ठीक है। ये कार्बोकटायन है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तीनों अलग अलग है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो इस पर जब न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करे और न्यूक्लियोफाइल अगर इधर से अटैक करे, क्योंकि ये प्लेनर है, तो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। कैसे, एक ये कंपाउंड बनेगा, दूसरा कंपाउंड बनेगा, एंड बोथ आर एन एंशियोमर्स। इसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। एग्जैक्ट 50-50% तो ये नहीं बनते, है ना, थोड़ी सी रेशो 60-40 या 75 ऐसे 35 ऐसे हो जाती है, लेकिन ये जो बनता है ये रेसिमिक मिक्सचर बनता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी, मतलब बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। तो क्या मिलता है आपको, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। जो ये रेसिमिक मिक्सचर होता है, अगर उसमें ये दोनों 50-50% होंगे तो बेटा ये कैसा होगा नेचर में, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये आप नोट करें कि अगर रेसिमिक मिक्सचर आपका बना है, कंप्लीट रेसिमाइजेशन वहां पर हुआ है, दो जो एनेंशियोमर्स बने हैं दोनों की परसेंटेज सेम है फॉर्मेशन की, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन हो जाएगा। देखो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि प्लेन पोलराइज लाइट को एक राइट साइड घुमाएगा और एक लेफ्ट साइड घुमाएगा, राइट। 50% राइट साइड घुमा रहा है, 50% लेफ्ट साइड घुमा रहा है, तो पूरा जो हमारा मिक्सचर है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन ये कब आपको याद रखना है, अगर आपका एल्काइल हैलाइड जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। क्लियर हो गया SN1। अब जल्दी से देखते हैं कि SN1 की कौन कौन सी रिएक्शन है जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। जल्दी से इसको पहले नोट कीजिए।
SN1 रिएक्शन कौन कौन से अल्काइल हैलाइड शो करते हैं? आई मीन अल्काइल हैलाइड तो शो करते हैं, ये तो मैं आपको बता चुकी, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रेडिली शो करते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे और हमें SN1 के वाया प्रोडक्ट मिलेगा? अगर वाटर की रिएक्शन हो जाए अल्काइल हैलाइड के साथ तो आपको अल्कोहल मिल जाता है, राइट? अगर अल्काइल हैलाइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन हो जाए तो आपको एमीन्स मिल जाते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों तरह के एमीन्स हो सकते हैं। अगर मॉइस्ट Ag2O की रिएक्शन हो जाए अल्काइल हैलाइड के साथ तो भी आपको क्या मिल जाता है बेटा? अल्कोहल मिल जाता है। अब मॉइस्ट Ag2O की रिएक्शन में थोड़ा सा बता देती हूँ। मॉइस्ट Ag2O का मतलब है कि Ag2O के साथ मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो बेटा ये बना देता है AgOH। अब ये जो AgOH है, नाउ इट विल रिएक्ट विद RX और कन्वर्ट इट इनटू ROH, ठीक है? अगर वहां पर लिखा है मॉइस्चर तब रिएक्शन क्या होगी? SN1 लिखी होगी। अगर ड्राई Ag2 ले लिया तब SN1 रिएक्शन नहीं होगी, तब रिएक्शन SN2 होगी। तो याद रखेंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। मॉइस्चर के साथ Ag2O है तो ROH बनेगा, ठीक? अगर आप मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? ये एक आपका एल्कोक्साइड बन जाए, मेथॉक्साइड बन जाएगा, OCH3 ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। ये जो सारी रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है SN1 की, SN1 की बहुत कम रिएक्शन है। SN2 में बहुत सारी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, तो SN1 की ये रिएक्शन हुई, इनको नोट करें। अच्छा हाँ, मैंने कमेंट में एक स्टूडेंट का एक मैसेज पढ़ा था कि मैम आप स्क्रीनशॉट लेने का टाइम ही नहीं देते। बेटा ये ऑनलाइन क्लास तो नहीं हो रही है, ये तो वीडियो है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। आप इसमें क्या करेंगे? आप पॉज करके भी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लें, है ना? फिर हम देखते हैं SN2 को। अब बात करेंगे हम SN2 रिएक्शन की। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है? लिखेंगे, नाम नोट करेंगे, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम से क्या समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल करा रहा है, और रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा? 2 है, राइट? अब पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका, उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। देखो, कोई अल्काइल हैलाइड है, ये मैंने अल्काइल हैलाइड लिया एक, इस पर आकर अटैक किया NaOH ने। NaOH मतलब OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना? न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अटैक करेगा? यहाँ पर इससे क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव लविंग है, तभी तो दोनों एक दूसरे के आसपास आएंगे। OH नेगेटिव आकर यहाँ पर अटैक करना चाहेगा। अब OH नेगेटिव आकर जब यहाँ पर अटैक करना चाहेगा तो कार्बन के साथ ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना, जो कि पोलर है नेचर में, ठीक है? तो यहाँ तो पहले ही रिफ्ट पड़ी हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, दिल में दरारें आ चुकी हैं, तो ये जो बॉन्ड है ये तो वीक है, ये तो टूटना चाहता है। लेकिन ये जो OH नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये पहले ही आ गया और सीधे सीधे आके ये दोस्ती करने लगा कार्बन के साथ। समझ रहे हो? कार्बन के साथ इसकी लड़ाई चल रही है I की, और OH अपनी दोस्ती बनाना चाह रहा है। तो क्या होगा? I के साथ बॉन्ड, इसका दोस्ती खत्म होने लगेगी, क्योंकि इसकी सारी तवज्जो किधर है? नई दोस्तियां बनाने में ये लगा हुआ है। ये बात समझ रहे हो? रिलेट कर रहे हो आप अपनी डेली लाइफ से? आप क्या करते हो? नया दोस्त मिलते ही पुराने को टाटा बाय बाय। तो एकदम से हम तो एकदम से तो बाय नहीं कर सकते ना, थोड़ा भाई कोई चीज होती है, कोई तमीज भी कोई चीज होती है ना? तो आप क्या करते हो? धीरे धीरे आप उससे पहले थोड़ा थोड़ा बात करना धीरे धीरे बंद करते हो, बहाने ढूंढते हो लड़ाई के। तो वही कर रहा है ये, है ना? लड़ाई करना चाह रहा है I के साथ, तो इसके साथ इसका अपना बॉन्ड क्या है? वीक कर रहा है, और इधर अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। तो इसका एक टाइम ऐसा आ गया है कि कार्बन जिसके पास सिर्फ 4 बॉन्ड होते थे वो 5 बॉन्ड दिखा रहा है, जिनमें से 2 बॉन्ड टूटे फूटे हैं, एक बना नहीं है पूरा और एक टूटा नहीं है पूरा, 3 बॉन्ड पूरे हैं, है ना? तो ये जो स्टेट है, क्योंकि एक अनस्टेबल स्टेट है, इस स्टेट को कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ये कोई भी बेटा इंटरमीडिएट नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि मैम जो SN2 रिएक्शन होती है वो ट्रांजिशन स्टेट, उसमें इंटरमीडिएट होती है। ना 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 ना, इट इज अ स्टेट, इट इज नॉट अ इंटरमीडिएट, है ना? ये एक स्टेट है जो कि कैसी है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि भैया कार्बन 5 बॉन्ड बनाने की औकात थोड़ी है इसकी, 5-5 लोगों से दोस्ती नहीं कर सकता। कार्बन को भगवान ने रिस्ट्रिक्ट किया है, 4 से दोस्ती करनी है। तो अब ये वाली जो स्टेट है, इसमें आप ये
परेशान हो गया है ना, इतना सब झेल नहीं पा रहा, तो इसने कहा कि आई चलो हम तुमसे नाता तोड़ते हैं, और आई निकल जाता है एज अ लिविंग ग्रुप, और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, एक नया ग्रुप बन जाता है, जिसे हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। क्लियर हो गया? SN2 समझ में आ गया? SN2 समझ में आया आपको? अरे SN1 समझ में आ गया था, SN2 समझ में आया। SN1 में क्या देखा था मैंने? आधी रिएक्शन ऊपर लिखी थी, आधी रिएक्शन नीचे लिखी थी, कहा था 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे मैं एक ही लाइन में रिएक्शन लिख रही हूँ कि आपको दिख रही है कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है ना, बनना टूटना एक साथ हो रहा है, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक लिखो। पहली बात कि जब मैं इस रिएक्शन का रेट निकालूं, तो मैम एक ही स्टेप है, और बेटा यही स्लो स्टेप है ना, यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और इस स्टेप में रिएक्टेंट कौन है? एक रिएक्टेंट ये और एक रिएक्टेंट ये है। तो दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर यूज होंगी जब आप रेट लॉ लिखोगे। तो जब मैं इसका रेट लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? रेट इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन। इट मीन्स देखो, पहचान करो SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस हुआ। SN1 में न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट से, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करती है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑर्डर रिएक्शन का 2 है, अरे भाई ये 1 1 1 1 प्लस 2, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन के भी मैंने आपको बताई 2 है। ये क्लियर हो गया? रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, रिएक्शन वाया ट्रांजिशन स्टेट चलती है, वाया ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन होगी। राइट। तीसरी बात, इस रिएक्शन को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये जरूर लिख लेंगे यहाँ पे, ये जरूर लिख लेंगे कि ये मैं लिखवा ही देती हूँ, देयर इज नो इंटरमीडिएट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, वो ट्रांजिशन स्टेट को इंटरमीडिएट मान लेते हैं, बट देयर इज नो इंटरमीडिएट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होने की वजह से फटाफट ये प्रोडक्ट में टूट जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जब ये अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड पर जब ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर अटैक करेगा, तो ये पीछे से बैक साइड से अटैक करेगा। क्यों? सामने से तो आई बैठा हुआ है ना। मान लो आई के साथ अभी दोस्ती टूटी नहीं है, सिर्फ आई और OH एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आप ऐसे मान के चलो, जो ये हेलोजन है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि हेलोजन भी कैसा है नेचर में? न्यूक्लियोफिलिक है। जो ये OH आ रहा है ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, दोनों की सेम नेचर है ना, तो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो इसके पीछे से आकर कार्बन पर ये अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन का जो बैक साइड का जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, कार्बन का बैक साइड का ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है, तो ये यहां आकर अटैक करता है। क्लियर है? तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, सामने आई है, तो क्या होगा? एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये चीज क्लियर हो गई? राइट। आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और लिखें जो आपको SN1 और SN2 में जो कंपैरिजन करने में हेल्प होगी। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होंगे वो इस रिएक्शन में हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन हेल्प करेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जिसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होता। ये क्लियर हो गया? जैसे कि कोई एग्जांपल, एसीटोन हो सकता है, भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। एक और नाम नोट करो, DMSO है ना, एक और नाम नोट करो, DMF। ये सब क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है बेटा? ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। नोट करेंगे, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और एसीटोन, ये आप 2-3 नाम याद रखेंगे, आपको मिलेंगे लिखे हुए। तो ये सब क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है इस रिएक्शन में हेल्प करते हैं। और इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर आपने जो एल्काइल हैलाइड लिया वो ऑप्टिकली एक्टिव है,
एल्काइल हैलाइड आपने लिया, वो ऑप्टिकली एक्टिव अगर आपका है स्टार्टिंग मटेरियल, हैलाइड अगर आपने लिया है, तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें इन्वर्जन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का, इन्वर्जन टेक्स प्लेस। ये मैं समझाती हूं कैसे। देखो, आपने कोई ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड लिया, मान लो आर लिया, आर मतलब कि जो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमा रहा है, आपने वो लिया। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बेटा, वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो जो आपका आई इस साइड जुड़ा हुआ था, देख रहे हो ना, आई इस साइड जुड़ा हुआ था, अब आई हट गया, जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरफ जुड़ा है, पीछे की तरफ जुड़ा है। जैसे आप छाता आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, बारिश में जा रहे हो, आंधी में जा रहे हो, छाता उल्टा हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है बिल्कुल, वो सारे जो उसके वो जो वायर्स होते हैं वो ऊपर को चले जाते हैं और डंडी आपके हाथ में रह जाती है। तो बिल्कुल वही वाला सीन देख रहे हो यहाँ पे, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एटम का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको मैं और ठीक करके बनाती हूँ, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा ऐसे। ये देखो, एटम का अरेंजमेंट इस तरह था, ये आप समझ सकते हैं कि ये डंडी है इस तरफ था और ये इस तरफ हो गया, इसे क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एटम का अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट अगर सेम रहता है तो उसको रिटेंशन कहते हैं, और अगर उल्टा हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। यानी कि अगर आपने आर से स्टार्ट किया है तो एस बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, एस होगा, ये चीज नोट करेंगे। अब एक चीज और, एक क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर तो स्टार लगाना बनता है, डबल स्टार लगाएंगे। इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का, वो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री हैलाइड, देन 3 डिग्री हैलाइड। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो मैटर करती है जो चीज, वहां पर तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर कर रही थी, यहाँ पर क्राउडीनेस, स्टेरिक हिंडरेंस मैटर करती है। यहाँ पे क्या क्या चीज देखनी है आपको, स्टेरिक हिंडरेंस देखना है। स्टेरिक हिंडरेंस है ना, जितना कम होगा, लो होगा अगर, तो क्या होगा, प्रोडक्ट उतना ही जल्दी बनेगा, प्रोडक्ट फास्ट बनेगा। तो 1 डिग्री में स्टेरिक हिंडरेंस कम है, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंडरेंस, आप खुद सोचो ना, यहाँ पे मैंने एक CH3 लगा दिया, यहाँ मैंने एक C2H5 लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये OH कैसे अटैक करेगा, यहाँ से तो अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि ये कोई प्लेनर कंपाउंड तो है नहीं, है ना, कार्बोकेटाइन तो है नहीं, इसे अटैक तो इधर ही से करना है, क्योंकि इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो इसी साइड है। तो यहाँ पर बल्कीनेस होने की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की होने की वजह से कंपाउंड नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो जितनी कम स्टेरिक क्राउडिंग होगी उतना ही अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 1 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। लेकिन जो लीविंग ग्रुप होता है बेटा, 8th पॉइंट बनाए, लीविंग ग्रुप यानी कि जो ये आई का जो निकलना होता है, लीविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो यही रहेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप का साइज मैटर करता है। जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, उतनी ही, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही कम, और ये फटाफट बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने बात करी SN2 की, इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, SN2 से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन इस चैप्टर में हमने पढ़नी है ना, जो हमको समझनी, जो हमको याद रखनी है, उनका एक टेबल बनाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। जो एल्काइल हैलाइड है वो मेनली SN2 रिएक्शन करती हैं। पहली रिएक्शन है कि एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेगी। देखो बेटा, एक्वस NaOH की जो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड, वो SN1 भी शो करेगा और SN2 भी शो करेगा, है ना, दोनों करते हैं। डिपेंड करता है कि एल्काइल हैलाइड की नेचर कैसी है। अगर एल्काइल हैलाइड आपका 3 डिग्री है तो SN1 होगी, अगर आपका 1 डिग्री है तो क्या होगी, SN2 होगी। तो यहाँ जितनी भी रिएक्शन लिखी है इसमें एल्काइल हैलाइड क्या है हमारा, 1 डिग्री है, क्योंकि हम SN2 कर रहे हैं, राइट। एक्वस NaOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। सोडियम NaSH के साथ करेंगे, सोडियम थायोल के साथ क्या बनेंगे, तो थायोल बन जाएगा, है ना। NaI के साथ क्या करेंगे, एक्चुअली जो NaI की रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, RX NaI के साथ एसीटोन में रिएक्शन शो करता है। रिएक्शन आपको पढ़ा चुकी हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, यस, फिंकलस्टीन रिएक्शन, RI बन जाएगा। नेम रिएक्शन है ना ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कहाँ पे लिखें, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
स्टार लगा के। कौन सी रिएक्शन पढ़ी हमने अभी? फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन कैसी होती है? SN2 होती है। RONA सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो ROR- बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। 2 स्टार लगा रही हूँ। रिएक्शन का जो नाम है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस ईथर वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी बेटा डिटेल में। विलियमसन ईथर सिंथेसिस होती है। इसमें क्या होता है? सोडियम एल्कोक्साइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है वाया SN2 और ईथर बनाता है। अगर आपने एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लिया तो वहां पर एलिमिनेशन होगा, SN2 नहीं होगा, याद रखना है। RCOOAG के साथ रिएक्शन होगी तो एस्टर बन जाएगा, स्क्वायर डैश कर लो, एस्टर बन जाएगा। दीज आर SN2 रिएक्शन। अभी लेकिन पिक्चर बाकी है क्योंकि ये चारों रिएजेंट भी SN2 रिएक्शन देते हैं, लेकिन इनको मैंने अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट हो गया? ये हो गया बेटा कॉपी? चलो इसको हटाते हैं पहले। ये मैंने अलग से क्यों लिखी है? क्योंकि जो ये वाले जो रिएजेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन पूछे गए कि भैया अगर KCN ले लिया तो कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है और AgCN ले लिया कुछ और बन रहा है, NaNO2 ले लिया तो कुछ और बन रहा है, AgNO2 ले रहे हो तो कुछ और बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इसको समझते हैं। जब आप KCN लेते हो, KCN एक, ये जो रिएक्शन है अल्कोहलिक KCN और अल्कोहलिक AgCN के बीच, जब आपने KCN लिया तो होगा क्या? जो KCN एक आयनिक कंपाउंड है, आयन में टूटेगा K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। CN नेगेटिव, CN के ऊपर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है। अब याद आया CN को देखकर कुछ मैंने क्या बताया था? इट इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इसमें 2 एटम है और ये दोनों एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही एटम करेगा। कार्बन के पास भी लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो भी इस पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है। लेकिन कौन सा करेगा? करेगा यहाँ पर कार्बन। क्यों? कार्बन के पास लोन पेयर के साथ साथ ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कह ले यहाँ पे, तो क्या बना यहाँ पे? साइनाइड बना, नाइट्राइल बना, एल्काइल नाइट्राइल बनेगा, एल्काइल नाइट्राइल बनेगा। वहीं अगर आपने अल्कोहलिक AgCN ले लिया तो क्या होगा? AgCN जो होता है बेटा ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो इसकी स्ट्रक्चर होती है AgCN। यहाँ पे ना केवल नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं है, तो नाइट्रोजन ही यहाँ पर क्या होगा? एज अ सेंटर की तरह, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। तो प्रोडक्ट यहाँ क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट बेटे N की साइड से जुड़ेगा, R से, तो RNC ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ RCN बना था, यहाँ RNC बना, यानी कि अल्काइल आइसोनाइट्राइल बना। समझ पाए आप डिफरेंस? डिफरेंस समझ पाए? KCN आयनिक है इसलिए वहां पर नाइट्राइल बन रहा है, और AgCN क्या है? कोवेलेंट है, इसीलिए ये आइसोनाइट्राइल बना रहा है। NCERT के इन टेक्स्ट में बॉक्स बना हुआ है, उसमें एग्जाम्पल में शायद, हाँ एग्जाम्पल के क्वेश्चन में भी ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है वहां पे, है ना। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब आप इसको इधर लिख लेते हैं AgNO2, अब तुम्हारे पास स्पेस है AgNO2। पहले NaNO2 को समझते हैं। NaNO2 फिर वहां पे आयनिक है, आयनिक है तो स्ट्रक्चर क्या है? Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और लोन पेयर, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और लोन पेयर। क्लियर हो रही है ये बात? नाइट्रो, हाँ ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर NaNO2 में, करेक्ट है, हाँ लोन पेयर। NaNO2 में क्या है? लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा R के साथ, तो R के साथ ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। AgNO2 की जरा स्ट्रक्चर देखते हैं। कोवेलेंट है AgNO2, स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है यहाँ पे। AgNO2 में क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर भी, सॉरी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है। यहाँ पे जो लोन पेयर था ऑक्सीजन के ऊपर था, ठीक है,
नाइट्रोजन के ऊपर भी था भाई, सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर भी था, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, है ना, वो ज़्यादा अच्छा क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन गया, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया आर के साथ। यहाँ पे क्या होगा, दोनों के पास लोन पेयर है लेकिन चार्ज किसी के पास नहीं है, बोथ आर न्यूट्रल, दोनों क्या है, न्यूट्रल हैं, दोनों न्यूट्रल हैं। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा, ऑक्सीजन तो ऐसे खींच के रखेगा ना, चिपका के रखेगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा, तो नाइट्रोजन वाली साइड से जोड़ेंगे हम आर के साथ और ये बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। तो आपने देखा AgNO2 और NaNO2 देखने में एक जैसे लग रहे थे, लेकिन इन प्रोडक्ट डिफरेंट बने। वो किस चीज पर डिपेंड किया, वो इस चीज पर डिपेंड किया कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह कौन बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्बीडेंट आपको न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहे हैं। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल था ये। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, SN1 पढ़ा, SN2 पढ़ा, उनके एग्जाम्पल देखे और साथ में आपने ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल भी देखे। और ये जो चारों रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन के SN2 वाया ही होगी, ठीक है। जो इनका मैकेनिज्म है वो क्या होगा, SN2 होगा। राइट, क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो वीडियो को बेटा लाइक कर दो, जरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट।